काम चल रहा है। जो ऐसी थी जो बिल्कुल एबंडेंट थी या जिनमें बहुत कम रिसोर्सेज थे, वहाँ मेरे पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे पीएससी सीएससी में दौरे हुए हैं, सभी जगह पे यानी कि सुरेंद्र जी आप भरोसा जता रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए मेरठ मंडल पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ पर वैसे हालात नहीं बनेंगे जो हम दूसरी लहर की शुरुआत में हम देख रहे थे और परेशान हो रहा था हर एक इंसान। आजमगढ़ का रुख करूंगी, विजय विश्वास जी, एक सवाल जब तैयारी को लेकर, तो लोगों के मन में यह भी है कि ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में इंतजाम है वो तो हो जाते हैं तुरंत, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है? अगर हम होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, खासकर जब ग्रामीण इलाका है, लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते या फिर बहुत सी जगहों पर हॉस्पिटल के इंतजाम नहीं है, तो ऐसे में घर घर तक लोगों तक सुविधा कैसे पहुंचाई जा रही है? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में भी जो ज्यादातर पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं। तो उसका होम आइसोलेशन में जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे ICCC का गठन, और ICCC के माध्यम से रोजाना पेशेंट्स के हालचाल लेना और वहां पेशेंट्स के पास RRT टीम जिसमें एक डॉक्टर भी रहते हैं उनका विजिट सुनिश्चित कराना। तो हम लोगों की रणनीति मैडम ये रही कि जो पेशेंट जिसका 5वें और 6ठे दिन बुखार नहीं उतर रहा है उसको हमने सीरियस पेशेंट की कैटेगरी में रखा और उनको फिर हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, उनसे डेली बातचीत करी, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल लिया, बुखार लिया और कोई और तकलीफ तो नहीं ली। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी रही जिससे हमने यहाँ पे होम आइसोलेशन वाले मरीजों को हमने निपटाया हुआ है। और साथ साथ की जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि CHC और PHC को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो उस दिशा में भी साथ साथ काम चल रहा है कि जिससे उसको होम स्टॉप पर, होम के घर के आसपास से ही ये सेवाएं मिल जाएं। तो मेरा ये मानना है कि इस सेवा को जो हमारी ICCC की है इसने हमें बहुत बल दिया है, इसको हमने डिसेंट्रलाइज भी कर दिया है। अब हमने इसको ब्लॉक लेवल पे भी हम इसको ले गए हैं। तो यही स्टडी से हमने काम किया। विजय जी, और हमने देखा भी है कि उस वक्त में जब आजमगढ़ में काफी दिक्कतें थी और जब केसेस काफी आ रहे थे तो आपने खुद लोगों को अपना नंबर दिया और कहा कि बेड या ऑक्सीजन की किसी को व्यवस्था है, कहीं एडमिट कराना है तो वो मुझसे 24 घंटे में कभी भी संपर्क कर सकता है। आपने अपने दरवाजे तक कहा कि लोग घर पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी लगातार संवाद आपने किया। जाहिर तौर पर इन सब चीजों को हमने देखा है। हम मुरादाबाद मंडल की ओर रुख करेंगे। आंजनेय कुमार सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, ग्रामीण अंचलों की जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत सारी ग्रामीण अंचलों से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि टीम वहां पर गई वैक्सीनेशन के लिए या टेस्टिंग के लिए, लोगों ने मना कर दिया, लोग घरों से भाग गए, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। इस तरह के चैलेंजेस जब सामने आते हैं तो कैसे निपट रहे हैं आप? देखिए, जब आपने चुनौतियों की आगे बात की तो मैं उसी पे आना चाहता था और मुझे आप थोड़ा समय देंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हमारी टीमें लगातार इधर जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने में जो स्थिति रही है उसका अध्ययन करती रही और उसी के हिसाब से हम रणनीति भी बना रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें, एक लापरवाही, एक पैनिक, और इन तीनों के बीच है ओवर क्राई, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को पैनिक करना, बढ़ाना। और ये तीनों जो चुनौतियां हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, जिनका हमारी तैयारियों से कोई मतलब नहीं। हमारी तैयारी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, बेहतर हैं। सेक्टर में बांट रखा है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, सेक्टर में बांट के निगरानी समितियां पहुंच रही हैं सारे जगहों पे। अब चुनौतियां क्या हैं कि या तो व्यक्ति एकदम लापरवाह है, उसको कोरोना कर्फ्यू है, उसके बावजूद भी क्राउड में निकल रहा है। हमारी टीमें जब जाँच करने जाती है, जैसे कई जगहों से शिकायतें आई कि गाँवों में बहुत सारे लोग मर गए, किसी को परवाह नहीं है। हमने जब टीमें भेजी तो वहाँ पे पता चला कि इसके पहले हमारी 2-3 बार टीमें आ चुकी हैं, लोग जांच कराने में इंटरेस्ट नहीं रखते, भगा तक देते हैं, रजिस्ट करते हैं, और जब उसमें मौतें होने लगती हैं तो फिर उसके बाद उसको मैग्नीफाई करना शुरू करते हैं, एम्पलीफाई करना शुरू करते हैं। दूसरी एक उसमें पहलू ये है, बहुत सारे जगहों पे आपके आए, जैसे आपने कहा होम आइसोलेशन में आप क्या दे रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मदद करने के लिए आए। मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा कि ठीक है, आप सोशल मीडिया में रह के बहुत सारी जगहों पर गाँवों से जुड़ के आप मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आपके गुडविल बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर समझना होगा कि आप यहाँ पे किसी को खाने के लिए मदद करने नहीं जा रहे, आप मेडिकल के लिए मदद करने जा रहे हैं, जो उसमें एक्सपर्टिज्म की ज़रूरत होती है, जानकारी के साथ साथ उसमें समझ की भी ज़रूरत होती है। अंधाधुंध आप किसी को सिलेंडर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये बता रहे नहीं मैंने तो इतने लोगों को इतना सिलेंडर प्रोवाइड किया, कहाँ से, वेल्डिंग वाले का सिलेंडर अप्लाई उनको करवा दिया। अब
सवाल यह है कि क्या हम घरों में ऑक्सीजन लगाने के लिए जो कैपेसिटी हमारी आरआर टीमों की अगर संरक्षण में नहीं हो रहा है तो क्या, या उनकी देखभाल में नहीं हो रहा है, तो क्या हम इतने एक्सपर्ट हैं कि लोगों को ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, उसके साथ इलाज क्या होगा, दे सकते हैं? जी, ये आपने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया है, बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और यही हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर साइड इफेक्ट की भी खबरों की वजह डॉक्टर और जानकार यही बता रहे हैं कि गलत तरीके से दवा का इस्तेमाल करना या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना या ऑक्सीजन जिसके टैंक साफ नहीं है, पाइप साफ नहीं है और उसका इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से भी साइड इफेक्ट और फिर ब्लैक फंगस और दूसरी चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या आप कोई ऐसी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर ली गई है कि लगातार मॉनिटर करे कि अगर कोई किसी को हेल्प कर भी रहा है तो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं इसी पे आ रहा था। हमने इसमें एक्सपर्ट्स को जोड़ते हुए लगातार पहले तो डॉक्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं, गांवों तक निगरानी समितियों को उससे कनेक्ट कर रहे हैं। हम लगातार संवाद करें लोगों पर सही समझ जाए। एक दूसरी, हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार ऐसे मामलों पे नजर रख रही है। हम सीधे संवाद कर रहे हैं जहां पे लोग पैनिक कॉल करके लोगों को ये दवा चाहिए, वो दवा चाहिए, वहां पे ऑक्सीजन, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी, एक जो इसका क्राइटेरिया सरकार की गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वैक्सीन को आप देख लें, वैक्सीन में या तो कोई वैक्सीन लगवाना नहीं चाहता या वैक्सीन के लिए जरूरत से ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दे रहे हैं। दोनों के बीच का बैलेंस बनाना होगा। इसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम लोगों को समझाने के साथ साथ, अवेयर करने के साथ साथ, और इसके लिए हमने ये भी काम किया है कि गांव-गांव पे हम वॉलंटियर्स खड़े कर रहे हैं। जो यूथ है, यूथ को एजुकेट करके उसको समझा के हम कनेक्ट कर रहे हैं उनको निगरानी समितियों से। मैंने खुद ग्राम प्रधानों से संवाद किया है, निगरानी समितियों से संवाद किया है। बिल्कुल आंजनेय जी, हमने देखा है जाहिर तौर पर कि आपकी मेहनत है कि जिस तरीके से आप गांव में गए, बाकायदा डोर टू डोर आपने जाकर के लोगों से बातचीत की है। और उस वक्त में जब ग्रामीण अंचलों में केसेस भी सामने आ रहे थे, कई तस्वीरें ऐसी हमने लगातार दर्शकों को दिखाई भी। जाहिर तौर पर आपको सैल्यूट करना होगा कि ऐसे वक्त में आप लोगों के बीच जाकर के संवाद कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। मैं मेरठ चलूंगा सुरेंद्र सिंह जी के पास। सुरेंद्र जी, समझना चाहूंगा, नोएडा की अगर बात करते हैं तो हाई राइज सोसाइटियां हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, नामचीन अस्पताल भी हैं। ऐसे में ऑक्सीजन और बेड को लेकर के भी और दवाइयों को लेकर के भी कालाबाजारी हुई। लोगों ने मनमुने दामे मांगे, 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए सिलेंडरों के और दवाइयों के दाम लगाए गए। इन सबसे कैसे निपटा गया और आगे के लिए आपकी तैयारी क्या है? देखिए, इसमें मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने रखी थी और बाकायदा हर हॉस्पिटल को पता होता था कि किसको किस एजेंसी से कितने सिलेंडर रिफ़िल कराने होंगे। इसी तरीके से जो LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, उसका भी शेड्यूल तय था, उसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। कुछ जगह जहाँ हमें शिकायत मिली कि डॉक्टर्स ने बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन के साथ में ये कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ, तो ऐसे हमने हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एक हमने अभियान चलाया था कि जो लोग बिना बात के जो डिस्चार्ज होने लायक हैं उसके बाद भी हॉस्पिटल में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे 1000 बेड हमने खाली कराए थे ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बेड अवेलेबल हो सकें। तीसरी चीज़ जो हमने की थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में की कि आखिर हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो लगभग 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने ग्रामीण लोगों से संवाद स्थापित किया और जिसको भी जरा से भी लक्षण थे उसको तत्काल टेस्टिंग कराई, लेकिन टेस्टिंग के रिजल्ट का वेट नहीं किया, तत्काल मेडिसिन किट डिस्ट्रीब्यूट की और उसके संपर्क में जो लोग आए उनको भी हाथ के हाथ मेडिसिन किट डिस्ट्रीब्यूट की। इसका मैं रिजल्ट भी बता देता हूँ आपको कि 6 से 10 मई के बीच में हमारा पीक था, 19.97 पॉजिटिविटी रेट थी। और ये अगर देखा जाए तो 11 से 15 अप्रैल में हमारी 5 थी, 5 से 20 तक गई थी 6 से 10 मई को, लेकिन अगले 2 हफ्तों में मात्र ये 20 से लेके और 6 पे उतर आई, 5.5 पे उतर आई। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर आंकड़ों पर भी कंट्रोल पा लिया गया इन तीनों ही मंडलों में, और साथ ही जो दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत की स्थिति थी उस पर भी पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया। जाहिर सी बात है, ये रणनीति का ही असर है, जो रणनीति को जमीन पर आप तीनों ने उतारा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, और दर्शकों का भरोसा सिस्टम में बने और दर्शक किस तरह से, लोग किस तरह से जरूरत पड़ने पर सिस्टम से मदद हासिल कर सके, ये जानकारी उन तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, तो यहां पर हम आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे।
बिल्कुल, जिनसे आगरा, हम इस बात को विंध्याचल, समझेंगे कि आखिर वहां पर किस तरीके से उनके मंडल में किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके लिए हम आगरा चलेंगे और साथ ही साथ बस्ती भी चलेंगे और विंध्याचल धाम के कमिश्नर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, मैं और मेनका जल्द हाजिर होते हैं।